मरी हुई माँ की जादुई मेहंदी। बहुत समय पहले की बात है। भीमापुर गांव में कोयली अपनी माँ मल्लिका के साथ रहा करती थी और मल्लिका से शादी करने के कुछ महीने बाद ही कोयली के पिता का भी देहांत हो गया था, जिसकी वजह से कोयली अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ मल्लिका उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी और हमेशा उस पर अत्याचार किया करती थी और कोयली को मजबूरी में आकर उसके सभी अत्याचारों को सहना पड़ता था, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब उसके पूरे घर पर सिर्फ मल्लिका का ही हुक्म चला करता था, जिसकी वजह से वो कोयली को बार बार घर से बाहर निकाल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? अच्छा, तो तू यहाँ बैठी है? अरे तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है, तो घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? नहीं माँ, मैं बस अभी काम करने ही जा रही थी, वो बस। अरे अब ये बहाना बनाना बंद कर दे और जल्दी से चलकर घर का सारा काम कर, समझी? जी माँ। और हाँ, सबसे पहले मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ला। इतना सुनकर कोयली फटाफट से किचन में जाकर अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन नाश्ता खाते ही मल्लिका गुस्से में कहती है, अरे करमजली, ये कैसा नाश्ता बना कर लाई है? क्या तुझे ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है? इतना कहकर मल्लिका सारा खाना कोयली के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से कोयली का मुंह जलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, माँ, मेरा मुंह बहुत तेज जल रहा है, प्लीज प्लीज मुझे पानी दे दीजिए। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी तुझे समझ में आएगा कि काम कैसे करते हैं। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से चली जाती है और कोयली दर्द से तड़पती हुई जैसे तैसे करके किचन में जाती है और अपना मुंह धोती है, लेकिन उसी बीच कोयली के हाथ से एक कांच का गिलास टूट जाता है और टूटने की आवाज सुनकर मल्लिका फटाफट से किचन में आती है और कहती है, अरे करमजली, अब क्या तोड़ दिया तूने? कुछ नहीं माँ। अरे कुछ नहीं, तो फिर तूने अपने हाथ में ये क्या छुपा रखा है? दिखा जल्दी मुझे। इतना कहकर मल्लिका कोयली के हाथ से वो टूटा हुआ गिलास छीन लेती है और गुस्से में कहती है, हे राम, इस मनहूस ने तो आए दिन मेरे घर में कोई ना कोई तोड़ फोड़ मचा ही रखी है। अरे तुझे पता भी है ये गिलास कितना महंगा था? अब इसके पैसे क्या तेरी मरी हुई माँ कर देगी? इसलिए आज तो तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर मल्लिका बगल में रखा हुआ चिमटा उठाकर कोयली के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से कोयली के सर पर चोट लग जाती है और उसे बहुत दर्द होता है और वो कहती है, हे भगवान, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए माँ। इतना कहकर कोयली अपनी सौतेली माँ के सामने बहुत रोती है, लेकिन मल्लिका को उसके किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो बिना उसकी मदद किए वहाँ से चली जाती है। तभी कोयली जैसे तैसे करके हल्दी का पेस्ट बनाती है और उसे अपनी चोट पर लगा लेती है, जिससे उसे काफी आराम मिलता है और ऐसे ही कोयली के दिन गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन मल्लिका अपने घर पर किट्टी पार्टी रखती है, जिसमें उसकी सारी दोस्त उसके घर आती है। उसी समय मल्लिका कोयली से कहती है, सुन, आज मैंने घर पे किट्टी पार्टी रखी है और मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं, इसलिए पार्टी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में पार्टी भी शुरू हो जाती है। तभी मल्लिका की एक दोस्त कहती है, अरे मल्लिका, तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई होगी ना, और साथ ही कितनी सुंदर भी होगी, तुझे तो अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। शादी की बात सुनकर मल्लिका सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का। मैं इसकी शादी किसी गरीब घर में करवा देती हूँ, जिससे शादी का खर्चा भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ इस मनहूस को जिंदगी भर गरीबी में ही अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। इतना सोचकर मल्लिका अपनी दोस्त से कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तो बताओ
क्या तुम्हारी नजर में कोई गरीब घर का लड़का है? अरे गरीब घर का लड़का क्यों? तुम्हारी बेटी तो इतने बड़े घर में पली बड़ी है, तो तुम्हें तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढना चाहिए। नहीं, मुझे अमीर घर के लड़कों पर भरोसा नहीं है। वे लोग पैसों के आगे अपने परिवार को कभी भी वक्त नहीं दे पाते हैं, और वहीं गरीब लोग हमेशा अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। हाँ, वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, और मेरी नजर में एक ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब है पर मन का बहुत अच्छा है, इसलिए तुम अपनी बेटी की शादी उससे करवा सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो? तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बस तुम उससे कह देना कि वे लोग शादी की तैयारियां करें। इतना कहकर मल्लिका बिना कोयली से कुछ पूछे उसका रिश्ता पक्का कर देती है। तभी कोयली कहती है, लेकिन माँ, आपने एक बार भी ये रिश्ता पक्का करते समय मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ बस उतना कर। 2 दिन बाद तेरी शादी है, इसलिए ये लहंगा पकड़ और इसे पहनकर तैयार हो जाना। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ के इस फैसले से कोयली बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि हर लड़की की तरह कोयली का भी एक सपना था कि वो अपनी शादी की हर एक रस्मों को खुशी खुशी एंजॉय करेगी और अपने हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगाएगी। लेकिन कोयली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी शादी वाले दिन, माँ, अगर आज आप यहाँ होती तो आप खुद मेरे हाथों पर मेहंदी लगाती और मुझे दुल्हन की तरह तैयार करती, लेकिन आज आपके यहाँ न होने की वजह से मेरी सौतेली माँ मेरी शादी इस तरह से करवा रही है। कोयली के इतना कहते ही उसकी मरी हुई माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, कोयली बेटी, ये देखो, मैं आ गई तुम्हारे पास। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, क्या आप सच में यहाँ पर हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा माँ। हाँ मेरी बच्ची, आज तेरी शादी है तो मुझे तो आना ही था ना। मुझे पता है बेटी, तूने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तो आज मैं तेरे लिए ये जादुई मेहंदी लेकर आई हूँ। इस मेहंदी को लगाते ही तू जो कुछ भी मांगोगी तेरी वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आज आपने यहाँ आकर मेरी सारी तकलीफों को दूर कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। इतना बोलकर कोयली की माँ उसे जादुई मेहंदी देकर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद कोयली खुशी खुशी वो जादुई मेहंदी अपने हाथों पर लगाती है और अपना मनचाहा सुंदर सा ब्राइडल लहंगा मांगती है, और वही ब्राइडल लहंगा पहनकर वो मंडप में जाती है, जहाँ हर कोई उसका सुंदर सा ब्राइडल लहंगा देखकर उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है। और ऐसे ही कुछ देर में कोयली की शादी भी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। और ससुराल पहुंचते ही वो अपने गरीब ससुराल को अपनी जादुई मेहंदी की मदद से अमीर बना देती है, जिसकी वजह से उसके ससुराल के लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे और उसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। और अब कोयली अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है और अपनी सौतेली माँ के हर एक अत्याचारों से मुक्त हो जाती है। रंग बिरंगे फ्रॉक के पेड़ वाला तालाब। आरती नाम की एक लड़की अकेली ही अपने घर में हंसी खुशी रहती थी। आरती अपने घर के बाहर कुछ सब्जी के पौधे लगा रखे थी और उन सब्जियों को बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन आरती अपने घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके घर के बाहर से पड़ोस वाली औरत गुजर रही थी। तभी आरती को देखकर वो अपने मन में सोचती है, आज मेरे घर पर इतने सारे काम हैं और अनाज की बोरी भी बाहर रखी है। मेरी बेटी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई है, इसलिए आज का काम मैं इसी से करवा लेती हूँ। वैसे भी ये बहुत बेवकूफ है, काम करने से मना नहीं करती है। इतना सोचकर वो औरत आरती के घर के अंदर जाती है और आरती से बोलती है, आरती बेटी क्या कर रही है? कुछ नहीं काकी, बस घर की सफाई कर रही हूँ। बेटी, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मेरी बेटी पढ़ाई करने कॉलेज गई हुई है और मेरे घर के बाहर अनाज की कुछ बोरियां रखी हुई है, तो मेरी अनाज की बोरी उठाकर घर के अंदर रख दे। ठीक है काकी, मैं घर के काम खत्म करके आती हूँ, उसके बाद आपका काम कर दूंगी। इस तरह वो औरत आरती से झूठ बोलकर अपना काम निकलवा लेती है।
गांव का हर व्यक्ति आरती के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे काम करवाता था। थोड़ी देर बाद आरती उस औरत के घर जाती है और सारी बोरियां उठाकर घर के अंदर रख देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन आरती बाजार से घर का सामान लेकर आ रही थी। उसी के गांव का एक 8 साल का लड़का उसे देखकर सोचता है, लगता है आरती दीदी अपने घर जा रही है। मेरा स्कूल भी उनके घर के पास ही है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर गिर जाने का नाटक करता हूँ। उसके बाद ये मुझे रिक्शे में स्कूल तक छोड़ देंगी और मैं अपने पैसे बचाकर उस पैसे का आइसक्रीम खाऊंगा। वो लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है। वो जमीन पर गिर जाने का नाटक करता है और जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, गिरने की वजह से मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? कोई मेरी मदद करो। उस लड़के को रोता देख आरती उसके पास आती है। क्या हुआ छोटू? दीदी, मुझे रास्ते में पत्थर से चोट लग गया और मैं गिर गया। मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ। आज मेरे स्कूल में एग्जाम है, इसलिए मेरे स्कूल जाना भी बहुत जरूरी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्कूल तक कैसे जाऊँ। छोटू, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें रिक्शे में तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दूंगी और तुम पैसों की चिंता मत करना, वो मैं दे दूंगी। आरती उस लड़के को उसके स्कूल तक छोड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है। आरती के जाने के बाद वो लड़का सोचता है, इसके जैसा बेवकूफ तो मैंने देखा ही नहीं, इसलिए कोई भी इससे अपना काम निकलवा लेता है। आरती की अच्छाई को सब उसकी बेवकूफी समझते थे। आरती सबकी भलाई करती थी, लेकिन कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उसका हालचाल तक नहीं पूछता था। सबकी मदद करने की वजह से आरती को खुद की सब्जी का खेती करने का समय ही नहीं मिलता था। यही सब आरती अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है। अरे, मेरा आज का दिन भी जैसे तैसे चला गया। कल मुझे अपने छोटे से खेत में काम करना ही होगा। वैसे भी बारिश होने वाली है और मैं जल्दी अपना काम शुरू नहीं की तो बारिश में मेरी खेती की तहस नहस हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी? कल चाहे कुछ भी हो, मैं अपना काम शुरू करूंगी। ये सब सोचकर आरती सो जाती है। अगले दिन आरती सोकर उठी भी नहीं थी। उससे पहले ही बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। थोड़ी देर बाद आरती उठती है और बारिश होते देखती है। ये सब देखकर आरती बहुत परेशान हो जाती है। अरे, आज तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज भी मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊंगी। इतनी तेज से बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक बारिश रुकेगी। ये सब देखकर आरती बिल्कुल उदास हो जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से आरती की छोटे से सब्जियों के खेत में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो आरती घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उसके सब्जी के पौधे बारिश की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। ये सब देखकर आरती बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? सब कुछ ठीक होने में तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। जब तक मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं और आरती को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ तक कि घर का राशन भी खत्म हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। राशन खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं है। जब तक पड़ोस वाली काकी से राशन के लिए कुछ पैसे मांग लेती हूँ, मेरे पास जब होगा तो उन्हें वापस कर दूंगी। ये सब सोचकर आरती पड़ोस वाली काकी के घर जाती है और बोलती है, काकी, आपको तो पता है ना, बारिश की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और घर में खाने को राशन भी नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। बेटी, मेरे पास जो पैसे थे उसे मैं किसी जरूरत काम में लगा दी हूँ और बाकी के पैसे तो बैंक में रखे हुए हैं। तुम्हें तो पता ही है बैंक कितना दूर है और मेरी तबीयत भी खराब है, तो मैं बैंक जा नहीं सकती, इसलिए तुम किसी और से जाकर ले लो, मेरे पास अभी नहीं है। आरती वहाँ से आ जाती है। उसके बाद आरती उस औरत के पास जाती है जिसने अनाज की बोरियां उठाई थी। आरती उस औरत से पैसे के लिए कहती है और वो औरत बोलती है,
आरती बेटा, मेरे हाथों में तो पैसे रुकते ही नहीं हैं। पैसे का तो सारा हिसाब किताब मेरे पति ही रखते हैं। तुझे तो मेरे घर के बारे में पता ही है, तेरे से कुछ छुपा थोड़ी ना है। बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। इसी तरह हर कोई आरती को मदद करने से मना कर देते हैं। उदास होकर आरती एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं भी तो सबकी मदद करती हूँ, लेकिन जब आज मुझे पैसों की जरूरत है तो किसी ने मेरी जरा सा भी मदद नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, एक न एक दिन सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। तभी आरती की नजर तालाब के बीचों बीच पड़ती है। तालाब के बीचों बीच से तेज चमकदार रोशनी आ रही थी। तभी आरती बोलती है, तालाब के बीचों बीच से ये कैसी रोशनी आ रही है? तभी तालाब बोल पड़ती है, आरती बेटा, ये आवाज तालाब से आ रही है क्या? तालाब बोलती भी है क्या? हाँ आरती, अगर चमत्कारी तालाब हो तो वो बोलती भी है। तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आरती तालाब के अंदर छलांग लगाती है और उसे वहाँ पेड़ पर लगे हुए रंग बिरंगी फ्रॉक नजर आते हैं। ये सब देख आरती चौंक जाती है। अरे वाह, यहाँ तो रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है। ये सब तो मैं पहली बार देख रही हूँ। आरती, ये रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है। मैं तुम्हें इन रंग बिरंगी फ्रॉक में से एक फ्रॉक दे रही हूँ। ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। इसके बाद आरती के हाथों में रंग बिरंगी फ्रॉक आ जाती है और आरती बोलती है, धन्यवाद तालाब, वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान थी और आपने मेरी मदद करके मेरी परेशानी दूर कर दी। उसके बाद आरती तालाब में से बाहर निकलती है। आरती अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो देखती है कि एक गरीब बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठकर रो रही है। आरती उस गरीब बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक बेटी है। मेरी बेटी के लिए एक बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं शादी में कुछ खर्च नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैं अपनी बेटी की शादी में पहनने के लिए एक कपड़े तक नहीं दे सकती हूँ। अगर ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी मेरी बेटी रोती रहेगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी गरीब लड़के से हो, क्योंकि पहले ही वो बहुत गरीबी सह चुकी है। आरती को उस गरीब बूढ़ी अम्मा पर बहुत तरस आता है और वो अपना रंग बिरंगा फ्रॉक बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अम्मा, आप ये फ्रॉक ले लो। आप इस फ्रॉक से जो चाहो मांग सकती हो। इससे आपकी बेटी की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। शुक्रिया बेटी, कान्हा जी तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और फिर आरती भी अपने घर आती है। घर आते ही आरती देखती है कि उसके बेड पर एक सुंदर सा फ्रॉक रखा हुआ है। अरे, इसे तो मैंने तालाब में पेड़ पर लगे हुए देखा था। तभी फ्रॉक में से आवाज आती है, हाँ मैं वही हूँ। तुमने उस गरीब बूढ़ी अम्मा की मदद की, इसलिए वो चमत्कारी तालाब ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया है। ये जानकर आरती बहुत खुश होती है। आरती उस रंग बिरंगी फ्रॉक से बहुत सारे पैसे लेती है और बहुत बड़ी जमीन खरीदती है और गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाती है। अब मैं इस जमीन पर तरह तरह की खेती करवाऊंगी और मैं खेत पर काम करने के लिए उन लोगों को रखूंगी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। इससे उन्हें रोजगार मिल जाएगा और उनकी गरीबी दूर होगी और स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगी। आरती गांव के कुछ लोगों को अपने खेतों में काम दे देती है और उसका काम शुरू हो जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आरती खुशी खुशी रहने लगती है। तभी शहर से एक अमीर लड़का गांव आता है। उसी वक्त आरती गांव के गरीब लोगों में कपड़े और कुछ खाने का सामान बांट रही थी। आरती को देखकर वो लड़का सोचता है, अरे वाह, ये लड़की कितनी अच्छी है। शहर में तो कोई भी लड़की अच्छी नहीं होती है, अपने बारे में सोचती है बस और लड़कों से झूठा प्यार जताकर पैसे लूटती है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी जो अमीर होने के बाद भी बिल्कुल घमंडी नहीं है और ये तो लोगों की मदद भी कर रही है। मुझे इससे बात करनी चाहिए। उसके बाद सुमित आरती के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहते हैं। हम दोनों काफी देर से बातें कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी गांव के बारे में जानना था मैं आपको बता दी हूँ। अब मैं चलती हूँ।
हम एक दूसरे से इतनी देर तक बात की और अब तो हम दोस्त बन गए हैं। क्या मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? आरती अपना फोन नंबर सुमित को दे देती है। उसके बाद से दोनों फोन पर भी लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं और कहीं न कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ महीने बाद सुमित आरती के पास आकर अपने प्यार का इजहार करता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार तो करेंगे ना? आरती, उन्हें मैं पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ और उन सबको भी तुम बहुत पसंद हो और अब हम अगले महीने ही धूमधाम से शादी करेंगे। अगले महीने आरती और सुमित की शादी हो जाती है। आरती अपने खेतों में लगी फसलों की वजह से सुमित के साथ शहर नहीं जा पा रही थी, इसलिए सुमित ही आरती के साथ गांव में रहने लग जाता है। इस तरह सुमित और आरती दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। गरीब मरी हुई माँ का मखमली गाउन। बहुत समय पहले की बात है। रौनकपुर नाम के एक गांव में शीतल अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। शीतल दिखने में बहुत ही काली थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन अचानक शीतल को हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शीतल के पति गणेश अपनी बेटी सरिता का अकेले ही ख्याल रखता था। गणेश एक होटल में नौकर का काम किया करता था और उसी से अपनी बेटी सरिता का भी देखभाल करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन गणेश काम के लिए होटल पे जा रहा था, तभी एक कार वाले ने गणेश को धक्का मार दिया और वहीं पर गणेश की भी मृत्यु हो गई। अब सरिता बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी सरिता के चाचा चाची उसके पास आते हैं और सरिता को अपने घर लेकर चले जाते हैं। सरिता की चाची उर्मिला बहुत ही कठोर दिल औरत थी। उर्मिला सरिता से अपने घर का सारा काम करवाती। झाड़ू पोछा से लेकर किचन तक का सारा काम सरिता से ही वो करवाया करती थी। उर्मिला सरिता को पूरे दिन में बस एक बार ही खाना देती। तभी एक दिन सरिता की चाची सरिता से कहती है, अरे ओ सरिता की बच्ची, इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? तुम्हें पता नहीं है आज मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है, तो तू घर की अच्छे से सफाई कर ले और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना। और हाँ, खाना बनाने के बाद खाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ठीक है चाची जी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी और मैं खाने की तरफ देखूंगी भी नहीं, लेकिन जो आप मुझे रूखा सूखा खाने को देती है वह तो दे देना, मैं उसी से अपना पेट भर लूंगी। आपने मुझे अपने घर में रखा है, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें घर में रख लिया है, यही बहुत है, वरना अभी तुम रोड पर भीख मांगती फिरती। चल जा, अब जाकर अपने काम पर लग जा। सरिता सारा दिन घर का काम करती और अपनी चाची का डांट भी सुनती। शाम हो जाने के बाद उर्मिला की बहन आ जाती है। उर्मिला और उसकी बहन निर्मला दोनों बहनें बहुत मस्ती करती है और दोनों बहनें एक साथ मजे से खाना खाती है। उर्मिला और निर्मला के खाना खाने के बाद सरिता अपने चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए चाची जी। क्यों रे मनहूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अभी मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ? अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी उठकर आ जाती है। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर उर्मिला गुस्से में उठती है और एक दिन पहले की बासी रोटी सरिता के मुंह पर फेंक देती है और कहती है, मनहूस कहीं की, ये ले रोटियां और भर ले अपना पेट और दोबारा डिस्टर्ब करने मेरे पास मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता अपनी चाची की दी हुई सूखी रोटियां बहुत ही मुश्किल से खाती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद सरिता रोजाना की तरह काम पर लग जाती है। उर्मिला और निर्मला दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी और निर्मला अपनी बड़ी बहन उर्मिला से कह रही थी, दीदी आपको पता है हरिपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए तो आई हूँ कि मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है
और जीत कर ही आना है। और आप तो मेरी सुंदरता को जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ। लेकिन दीदी, उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ गाउन पहनकर ही जा सकते हैं, तो आपको मुझे एक गाउन दिलवाने होंगे। तो दीदी, आप जीजा जी से बोलकर मुझे एक बढ़िया सा गाउन दिलवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी छोटी बहन, तुम मेरी सबसे छोटी बहन हो और सबसे प्यारी और सुंदर भी हो। मैं तुम्हें गाउन जरूर दिलवा दूंगी, वह भी अच्छे ब्रांड का। और देखना, इस ब्यूटी कंपटीशन में तो तुम ही जीतोगी। दोनों बहनों को आपस में बातें करते हुए सरिता भी सुन लेती है। सरिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वह भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। तभी सरिता मन में सोचती है, हाँ, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा है हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, पर पता नहीं चाची जी मुझे गाउन दिलवाएंगी भी या नहीं। कोई बात नहीं, एक बार चाची जी से बात करके देखती हूँ। वैसे चाची जी दिल की बुरी नहीं है, हो सकता है वह मुझे भी एक गाउन दिलवा दे। यह सोचकर सरिता अपने चाची उर्मिला के पास जाती है और उनसे बोलती है, चाची जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे भी एक मखमली गाउन दिलवा दीजिए ना। ब्रांड का ना सही, एक सिंपल सा ही दिलवा दीजिए, क्योंकि ब्यूटी कंपटीशन में गाउन पहनकर ही जाना है। मेरा बहुत मन है ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। प्लीज चाची जी। क्या दीदी, तो आप इस नौकरानी को गाउन दिलवाओगी और मेरे सामने इसे ब्यूटी कंपटीशन में खड़ा होने का मौका दोगी? वैसे तो मेरी सुंदरता के सामने कोई टिक नहीं सकता। फिर यह नौकरानी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर यह नौकरानी किस खेत की मूली है? लेकिन दीदी, इस नौकरानी के अंदर बहुत ही हिम्मत है जो आपसे गाउन मांग रही है। दीदी, आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही हो? वैसे आपने भी अपने नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है, इन्हें अपनी असली औकात क्यों नहीं दिखाती हैं आप? अरे हाँ मेरी प्यारी बहन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ही इस मनहूस को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। कुछ नहीं कहती तो सर पर चढ़कर बैठ गई है। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझसे गाउन मांगने आई है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। रुक जा, तुझे मैं अभी तेरी औकात दिखाती हूँ। ऐसा कहकर उर्मिला सरिता की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस कहीं की, तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, और नौकरानी की तरह रहा कर। महारानी को गाउन चाहिए, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। आज के बाद अगर मेरे से कोई भी फरमाइश की तो घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, जा मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। मनहूस कहीं की, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब मेरे पल्ले पड़ी हुई है। अरे दीदी, छोड़ो भी अब। आप इस नौकरानी की वजह से अपना खून क्यों जला रही हो? चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं और गाउन खरीद कर लाते हैं। उर्मिला और निर्मला शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता बहुत रोती है। उर्मिला ने सरिता की बहुत पिटाई की थी। तभी सरिता अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और जोर जोर से रोती है। माँ, पिताजी, आप देख रही हो ना मेरी किस्मत कितनी खराब है। आप दोनों तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से रह रहे हो और यहाँ मैं नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। चाची मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती। अगर आप आज जिंदा होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाती और जीत कर भी आती। मैं ब्यूटी कंपटीशन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास गाउन ही नहीं है। माँ, अगर आप जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। मेरा हर एक सपना पूरा होता। मुझे कभी किसी की पिटाई सहन नहीं करनी पड़ती और ना ही किसी का अत्याचार सहना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो माँ? ऐसा बोलकर सरिता बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी सरिता को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि सरिता की माँ की तस्वीर से ही आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाएगी मेरी बच्ची और तेरा हर एक सपना जरूर पूरा होगा। मैं जानती हूँ
तेरा बचपन से ही सपना था ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। जब तुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाने का मौका मिला है तो तू पीछे नहीं रहेगी। मेरी बच्ची, तुझे एक गाउन की जरूरत है ना? तो आज तेरी ये माँ तुझे एक जादुई मखमली गाउन देती है। माँ, आप मुझसे बातें कर सकती हो? मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर माँ। सच में माँ, आप मुझे जादुई गाउन दोगी और मैं ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ? सच में माँ, ऐसा हो सकता है? सच में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। माँ से अच्छा कोई नहीं होता। मेरी प्यारी बच्ची, तेरा जादुई गाउन तेरे अलमारी में रखा है। जा, उस अलमारी को खोल कर देख। उसके अंदर एक जादुई मखमली गाउन रखा है। तो उस ब्यूटी कंपटीशन में उसे ही पहन कर जाना और देखना, इस ब्यूटी कंपटीशन को तो तू ही जीतेगी। सरिता अपने माँ के कहने पर अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर जादुई मखमली गाउन रखा होता है, जिसे देखकर सरिता बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और निर्मला भी शॉपिंग से वापस आ जाती है और वह भी एक सुंदर सा गाउन लेकर आती है। लेकिन जादुई मखमली गाउन के सामने उसका गाउन कुछ भी नहीं था। दीदी, ये कलमुही सरिता कहाँ है? हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए। अरे ओ कलमुही सरिता, हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए हैं। हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। उफ़ो निर्मला, बाहर कितनी गर्मी थी, मैं तो गर्मी के मारे मर ही गई। सरिता उर्मिला और निर्मला के लिए फ्रेश जूस लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन था। उर्मिला और निर्मला ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है और सरिता उनके जाने के बाद अपनी जादुई मखमली गाउन को पहनकर पीछे से ब्यूटी कंपटीशन में जाती है। जादुई मखमली गाउन पहनते ही सरिता पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ब्यूटी कंपटीशन में हर किसी की नजर सरिता पर ही थी, क्योंकि सरिता का मखमली गाउन बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और सरिता भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सरिता उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर उर्मिला और निर्मला आग बबूला हो जाती है। घर आने के बाद उर्मिला सरिता से कहती है, क्यों रे मनहूस, जब तेरे पास इतना सुंदर मखमली गाउन था तो तू मेरे पास क्यों आई थी? अब सच सच बताना, तेरे पास ये जादुई मखमली गाउन कहाँ से आया? चाची जी, ये जादुई मखमली गाउन मेरी माँ ने मुझे दिया है और यह कोई मामूली गाउन नहीं है, ये तो जादुई मखमली गाउन है। इस जादुई मखमली गाउन को जो भी पहनेगा वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। माँ ने मुझे ऐसा ही बताया था। दीदी, ये कह तो बिल्कुल सच ही रही है। जब इस नौकरानी ने यह जादुई मखमली गाउन पहना तो यह इतनी सुंदर हो गई। आपको इससे यह जादुई मखमली गाउन छीन लेना चाहिए और इस जादुई मखमली गाउन पर आपका और मेरा हक होना चाहिए और इसे पहनकर हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और अमीर भी। इसके बाद हम इस नौकरानी को यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। दीदी, इस जादुई मखमली गाउन को पहनकर मैं एक बड़े से कंपटीशन में जाऊंगी, फिर वहाँ कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता। उर्मिला निर्मला की बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और उर्मिला सरिता से वह जादुई मखमली गाउन छीनकर निर्मला को दे देती है। जैसे ही निर्मला जादुई मखमली गाउन को पहनती है तो निर्मला बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर उर्मिला चौंक जाती है। तभी उस जादुई मखमली गाउन से एक आवाज आती है, यह जादुई मखमली गाउन है। यह गाउन अच्छे लोगों के काम ही आता है, बुरे लोगों के काम नहीं आता। तुमने बेचारी सरिता के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। उर्मिला, इसकी सजा तुम्हारी बहन निर्मला को मिल गई। अब तुम्हारी बहन निर्मला हमेशा के लिए बदसूरत ही रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। और तभी जादुई मखमली लहंगे में से एक रोशनी आती है और उर्मिला भी उस रोशनी की वजह से बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद सरिता उर्मिला से वह जादुई लहंगा वापस ले लेती है और उर्मिला के घर से हमेशा के लिए चली जाती है। सरिता जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है
और जादुई गाउन से एक बढ़िया सा घर बनाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।